एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग कंप्लीट किए। पेपर हुआ था क्या कल? अगला लिखो, यही है लास्ट वाला, दैट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या चीज? चेयर फॉर्म का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चेयर फॉर्म एक हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। हम लोग बनाते जरूर ऐसे हैं, पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में, इस चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर में ये तीनों जो ऊपर वाले कार्बन है, इन तीनों कार्बन को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तीनों बिल्कुल एक ही लेवल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो तीन कार्बन जो नीचे वाले हैं, इन तीनों को भी ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है। ऊपर भी तीनों को ज्वाइन करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, नीचे भी ज्वाइन करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से होता हुआ अगर हम लोग एक लाइन इमेजिन करें और इसको घुमाएं, तो जैसे ही घुमाओगे तो ये वाला जो कार्बन है ऊपर वाला, ये पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे, ये वाला कार्बन पहुंचेगा इस पोजीशन पे, और ये वाला कार्बन पहुंचेगा इस पोजीशन पे। एक तरह से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को घुमा रहे हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को घुमाओगे और ये कार्बन यहां तब जाएगा जब आप इसको 120 डिग्री से घुमाओगे। चेयर हैज अ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 भी है। ऐसे अगर पलट दिए, एक्सिस अगर ऐसे पास कर दिए और इसे पलट दिया गया 180 डिग्री से, तो ये वाला पहुंच जाएगा घूमकर यहां, ये पहुंच जाएगा घूमकर इस पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? C2 भी है और C3 भी, ये याद रखिएगा। Alternating axis of symmetry. It is an imaginary line about which ये चेयर का कॉपी कर लो, C3 कॉपी कर लो। It is an imaginary line about which, if the object is rotated, it is an imaginary line about which, if the object is rotated, it is an imaginary line about which, if any object is rotated, we get the mirror image of the object at a definite angle of rotation. We get the mirror image of the object. We get the mirror image of the object at a definite angle of rotation. We get the mirror image of the object at a definite angle of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम लोग को सिमिलर व्यू मिल रहा था ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में वी गेट अ मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरी टाइम एट अ डेफिनेट एंगल ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग डिनोट करते हैं SN से। यहां पर भी वही है, N is 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा इज द डेफिनेट एंगल ऑफ रोटेशन। तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो हम लोगों को मिरर इमेज मिलता है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे, CH3CH डबल बॉन्डेड CH3 ट्रांसअल्कीन से होता हुआ ये एक्सिस हम इमेजिन की और मान लेते हैं कि इस ट्रांसअल्कीन को मैंने 180 डिग्री से घुमा दिया। जैसे ही इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो जो फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 H एंड H। 180 डिग्री से पलट दिए, अब ये ट्रांसअल्कीन ऐसा दिख रहा है। हमें ये चेक करना है कि ये जो मिला वो मिरर इमेज मिला कि नहीं मिला। ये कोइंसिडेंस की बात है कि यहां मिरर लगा रहे हैं तो इमेज दिख रहा है, लेकिन मिरर ऐसे नहीं लगाया जाता। मिरर लगाने का भी तरीका है। मिरर
to be placed perpendicular to the axis of rotation. Always mirror to be placed perpendicular to the axis of rotation. अगर ये axis of rotation है, मिरर ऐसे लगाओगे परपेंडिकुलरली या ऊपर लगा सकते हो परपेंडिकुलरली, या तो मिरर आपको ऐसे लगाना है या ऊपर से लगाना है, और तब उसका इमेज लेना है। हमेशा मिरर साइड में या कहीं भी नहीं लगाना है, हमेशा मिरर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही प्लेस किया जाएगा। अगर मैंने मिरर यहां लगा दिया परपेंडिकुलरली, इसका इमेज कैसा आएगा? C डबल बॉन्डेड C, मिरर के करीब मिथाइल, इसलिए मिथाइल का इमेज बना, H का इमेज बना, यहां पर H का इमेज बना, मिथाइल दूर है तो ये मिथाइल का इमेज बना। डेफिनेटली दिस टू फॉर्म आर सेम। After a 180 degree angle of rotation, we have got the mirror image. Therefore, this axis will be termed as S2 axis, alternating axis of symmetry. यही काम अगर हम लोग सिस वाले में अगर किए रहते कि CH3CH डबल बॉन्डेड CH3H, इस सिस अल्कीन को भी हम लोग 180 डिग्री से ही घुमाएंगे। तो 180 डिग्री से क्यों घुमा रहे हैं? सोचने वाली बात है। तो हमें यह पता है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है और किसी भी हालत में इसका इमेज प्लेनर ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लगभग आना चाहिए इमेज। तो उस फॉर्म में कब रहेगा? जब हम 180 डिग्री से घुमाएंगे। अगर हम 90 डिग्री से घुमाएंगे तो इसका इमेज मिलेगा कभी नहीं ना। प्लेनर को प्लेनर रखने के लिए ही हम 180 डिग्री से घुमा रहे हैं। 180 डिग्री से अगर घुमा दिए तो C डबल बॉन्डेड C, CH3H, CH3H, लेकिन यहां मिरर नहीं लगाना है। यहां लगाओगे तब तो इमेज आपको दिख ही जाएगा। मिरर कहां लगाना है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर लगाए तो मेरे को मिरर इमेज कैसा दिख रहा है? देखो ये मिला मिरर इमेज, जो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको किसी भी तरह से नहीं मिल पाएगा। एक तरीका हुआ घुमाने का मॉलिक्यूल ऐसा, दूसरा तरीका हुआ मॉलिक्यूल को घुमाने का ऐसा। कैसे भी घुमाकर आप इसको मिरर इमेज में प्रूफ नहीं कर पाओ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल देन द सिस फॉर्म, क्योंकि ट्रांस में बहुत ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। सारे आ गए, पीओएस भी था, ट्रांस में सीओएस भी था, एओएस भी है, और ट्रांस में डबल एओएस भी। लेकिन सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बस। सीओएस नहीं होता सिस में, और सिस वाले में डबल एओएस भी नहीं। चलो इसमें पता करो कि कौन सा ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। CH3H, HCH3, CH3H, HCH3। अगला एक एग्जांपल में हम चारों कॉर्नर पे चेंज करेंगे। जैसे यहां मान लो कर दिए PHH, CH3H, HPH, HCH3। तीसरा एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन का रिंग,
dotted line below the plane. अगेन ये मॉलिक्यूल में हम लोग ये वाला एक्सिस से पास किए, यहां पर भी आपको एक्सिस ऐसे ही चलो हम इमेजिन करवा रहे कि हाँ भाई ये वाला एक्सिस मानना, मॉलिक्यूल को घुमाना, और यहां पर ये बीचों बीच वाला एक्सिस ऐसे जो परपेंडिकुलरली जा रहा है इस रिंग में, उसको इमेजिन करो। बताओ नंबर दो उसे, कौन सा एस एक्सिस है वो, और आपको प्रूव भी करना है। मान लो यहां पर हम लोग इसे 90 डिग्री से अगर घुमाए, 90 डिग्री से घुमाना मतलब क्या, ये कार्बन यहां पहुंच जाएगा, ये कार्बन यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो 90 डिग्री से अगर हम लोग घुमा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर अ 90 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज मान लो रोटेशन। HMe, H मिथाइल यहां आ गया, ये वाला कार्बन यहां पहुंच गया, फिर CH3H यहां आ गया, फिर HCH3 यहां आ गया, और CH3H यहां आ गया। यही होगा ना 90 डिग्री से रोटेशन। मिरर टू बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके ठीक नीचे अगर मिरर अगर हम लोग प्लेस किए तो ये साइक्लोब्यूटेन का रिंग, तो साइक्लोब्यूटेन का रिंग, इस कार्बन का इमेज कहां आएगा, यहां पर, है कि नहीं? और यहां इमेज ले रहे हैं H अगर नीचे है तो यहां पर H क्या आएगा, ऊपर। मिथाइल नीचे है तो मिथाइल ऊपर, यहां पर H नीचे है तो H ऊपर, मिथाइल नीचे है तो मिथाइल ऊपर। ऑब्वियसली दिस टू आर सेम, देयरफॉर दिस एक्सिस इज S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। S4 है तो S2 भी हो सकता है। हम तो पहले ही बताएं कि जब आपको एक ही एक्सिस में कौन सा एक्सिस दिख रहा है, कौन सा, ऐसे डायगोनल बीच से मतलब ये स्क्वायर प्लेन में, ये रिंग कौन से प्लेन में है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ऐसे रिप्रेजेंटेशन में रिंग कैसा होता है, रिंग बिल्कुल ऐसे है परपेंडिकुलर, और इसके चारों कोना पे ग्रुप लगा हुआ है। फिलहाल ये S2 हम लोग S4 कैसे रिंग को घुमाए, ऐसे घुमाए, ये वाला एक्सेस। तुम कौन सा बोल रहे हो, या तो ये बोलोगे या ये बोलोगे, यही तीन बच गया। दोनों तरफ S2 आ सकता है। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। ये वाला बताओ कौन सा एक्सिस है। ऑब्वियसली अगर मैं इसका इमेज लूंगा तो फिनाइल की जगह फिनाइल आना चाहिए, तभी जाके इमेज बन पाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा अब ये वाले कार्बन को घुमाकर यहां तक पहुंचाने का, क्योंकि यहीं पे फिनाइल दिख रहा है, और ये कार्बन घुमाकर यहां तब जाएगा जब इसको हम 180 डिग्री से घुमाएंगे, 180 डिग्री ऑफ रोटेशन इन अ क्लॉकवाइज। सपोज वी विल गेट HPH, यहां पर HCH3, यहां पर PHH, और यहां पर CH3H, ये मिलेगा। अब जो मिला है वो परपेंडिकुलरली मिरर प्लेस करके उसको इमेज देखना है। ये इमेज इस कार्बन का यहां पर H नीचे है तो H ऊपर आ गया, HPH, HCH3, इस कार्बन में PHH, और इस कार्बन पे CH3H। डेफिनेटली दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देयरफॉर दिस वन इज S2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के लिए ये वाला एक्सिस कौन सा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये समझ में आ रहा? ये रिंग जो है अबव द प्लेन है बेटा, ऐसे समझना, ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि ये sp3 कार्बन है ना। ये दोनों अगर एक प्लेन पे तो एक नीचे और एक ऊपर, तो एक नीचे डॉटेड और ये वाला ऊपर, ऐसे समझना कि ये पूरा पूरा वेज है, वेज।
ऊपर की ओर है, ये सारे रिंग ऊपर की ओर हैं, ये वाले सॉलिड लाइन वाले, और डॉटेड लाइन वाले बिलो द प्लेन है, और ये हेक्सागन जो है वो ऑन द प्लेन है। क्लियर? मान लो इस शेप को, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग 60 डिग्री से अगर घुमाए, 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री से घुमाने पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जहां पर था उसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये घूमकर आ जाएगा। 60 डिग्री वही हुआ ना, ये घूमकर इधर आ जाएगा, मतलब कि यहां पर हो जाएगा डॉटेड और यहां हो जाएगा सॉलिड, कुछ ऐसा शेप मिलेगा। फिर यहां पर सॉलिड, यहां पर डॉटेड, तो हम पूरा नहीं बना रहे। अब अगर ये एक्सिस है तो मिरर कैसे लगाएंगे? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे मिरर लगाया जाएगा। या तो ऐसे लगा लो, या इस ऑब्जेक्ट के पीछे इमेजिन करो कि मिरर लगा हुआ है परपेंडिकुलरली। समझ में आ रहा है? अगर इस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर मिरर लगाया तो तुमको कैसा दिखेगा? जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा, और जो ऊपर की ओर है वो नीचे दिखेगा। यस और नो? अगर इसके पीछे मिरर लगा हुआ है और तुम मिरर देख रहे हो तो कैसा दिखना चाहिए? तो जो ऊपर की ओर है मिरर में कैसा दिखेगा? पीछे की ओर दिखेगा, इसलिए डॉटेड लाइन। समझ में आ रहा है? डेफिनेटली दिस इज S6 alternating axis of symmetry. Clear? अब एक important statement. Molecules which does not have POS and COS both also does not have double AOS. जिस मॉलिक्यूल में POS और COS नहीं पाया जाता उसमें डबल AOS भी नहीं पाया जाता। इसलिए हम लोग डबल AOS पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए, मात्र 4 एग्जाम्पल किए। POS COS जिसमें नहीं है उसमें डबल AOS भी नहीं है, और अगर तीनों नहीं है काइरल, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक मॉलिक्यूल को काइरल बताने के लिए क्या क्या चेक करना है? POS चेक करना था, COS चेक करना था, और डबल AOS चेक करना था। एक्सिस ऑफ रोटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर काइरलिटी। जिस ऑब्जेक्ट में POS नहीं होता, COS नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्ट में कभी भी डबल AOS भी नहीं होता है। जिस कारण से अब तुम्हारे सामने जैसा भी सवाल आएगा आप सिर्फ यही चेक करोगे कि उसमें POS है कि नहीं, COS है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डबल AOS भी नहीं है, एंड द मॉलिक्यूल विल बी काइरल ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है बात? विथ ओनली वन एक्सेप्शन, इस स्टेटमेंट का एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब तुम देखोगे कि POS नहीं है, COS भी नहीं है, लेकिन डबल AOS इसमें मौजूद है। मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्म को पहचानना, जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, जनरल फॉर्म को पहचानना। जैसे 2 रिंग स्पाइरो है, 2 रिंग स्पाइरो टू ईच अदर। स्पाइरो टू ईच अदर का मतलब बोथ द रिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बीच में हम डाल दिए नाइट्रोजन। एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन को हटा के तुम कार्बन भी रख सकते हो, कार्बन भी टेट्रावैलेंट है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हमने ग्रुप लगा दिया कुछ ऐसा, H Me H H Me H, चारों पे ग्रुप भी लगा दिए। अब चेक कर, क्या इसमें POS है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर यहां पे ऊपर कर देते Me और नीचे कर देते H को, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता। एक रिंग स्लाइस कट होता, अगला रिंग को आधा आधा काटता और मिरर इमेज में। लेकिन हम H Me H ऐसे कर दिए तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता ही नहीं। अब हम चेक करेंगे कि इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। वही तरीका है चेक करने का जैसे हम लोग अभी तक चेक करते आ रहे थे।
इसे हम घुमाएं 90 डिग्री से, ये एक्सिस, इस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। चेक कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इसे फिलहाल ये रिंग कैसा है, परपेंडिकुलर। इसको कितना डिग्री से घुमा रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री से। तो जो ऊपर वाला परपेंडिकुलर है वो प्लेनर हो जाएगा, और नीचे वाला जो प्लेनर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर वो ऊपर वाला प्लेनर हो गया तो हमें कुछ ऐसा मिला, और नीचे वाला अगर परपेंडिकुलर हो गया, थोड़ा सा टिल्टेड बना दो बस समझने के लिए कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर हो गए। क्लियर? यहां आ जाएगा एमई, एच एच एमई, यहां आ गया एमई, एच एच एमई। ऐसे ही होगा ना। अब हमें मिरर कहां लगाना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका अगर हम लोग इमेज लिए, प्लेनर वाला करीब है, प्लेनर वाला रिंग सबसे पहले बनेगा, इमेज में भी करीब रहेगा, और उसके बाद नीचे वाला कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। सारे ग्रुप का इमेज ले ले, यही मिल जाएगा। सो दिस स्पाइरो सिस्टम, इसको आप स्पाइरो सिस्टम के नाम से याद रखिएगा। यहां पर ये कार्बन भी हो सकता है, ध्यान रखो। ग्रुप अलग अलग भी किया जा सकता है। HME अगर लगा हुआ है तो कोई HPH भी लगा दे, HCl लगा दे, HCl ClH। समझ में आ रहा है ना? वैसे सिस्टम में POS और COS नहीं होता, लेकिन ऐसे सिस्टम में डबल AOS मौजूद रहता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट। मतलब जब तक ये ना आए तब तक ये हमेशा मान के चलना है कि जिसमें POS नहीं, COS नहीं, वही काइरल, क्योंकि उसमें डबल AOS भी नहीं होगा। All chiral molecules are optically active and can exhibit optical isomerism with few amines as exception। हम जैसा आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अगर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट अगर आ गया कि सारे कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो 99.9% करेक्ट स्टेटमेंट है। बस 0.1 गड़बड़ करेगा कौन, अमीन, ओपन चेन अमीन। देखने में कायरल रहेगा, देखने में कायरल जरूर रहेगा, लेकिन फ्लिपिंग के कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और वैसे कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट नहीं करते। लेकिन उस अमीन्स को छोड़कर बाकी ये स्टेटमेंट 100% सही है। तो अभी के लिए आप मान के चलो, जब तक वो अमीन हम नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको ये मान के चलना है कि जितने कायरल हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और वो कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करेगा। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब क्या? अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो वो जो सब्सटेंस है वो बेंड करेगा लाइट को, चाहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या लिवो रोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करना मतलब क्या कि इसका गिवन मॉलिक्यूल का कम से कम एक फॉर्म और होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर एक और होना चाहिए, जो उससे ऑप्टिकल रोटेशन के नेचर में अंतर रखता हो, तभी तो ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर? द डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यस और नो? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने का मतलब कि उस मॉलिक्यूल का कम से कम एक फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो कि उससे ऑप्टिकल रोटेशन के नेचर में अंतर रखे, उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करना कहते हैं। खैर, अभी के लिए आप मानो ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अगर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर एग्जिबिट करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी जरूर एग्जिबिट करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव दिख गया ना तो 100% ये श्योर हो जाना कि उसका जरूर कोई ना कोई एक फॉर्म जरूर एग्जिस्ट करता है जो कि उससे
ऑप्टिकल नेचर ऑफ रोटेशन में अंतर रखता है, और वो कम से कम एक जो फॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसका मिरर इमेज, उसका अपना मिरर इमेज। कायरल अगर है मॉलिक्यूल तो उसका मिरर इमेज तो डिफरेंट है ना। अगर एक मॉलिक्यूल कायरल अगर डिक्लेयर हो गया तो उसका हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या वो आइडेंटिकल होगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कायरल का मतलब होता है कि मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोसिबल ऑन इट, मिरर इमेज इज डिफरेंट। तो अगर एक मॉलिक्यूल कायरल है, एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका मिरर इमेज जो होगा, बिल्कुल उसके बगल में मिरर लगा दो, उसका इमेज ले लो, वो जो मिला वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और उससे ऑप्टिकल नेचर ऑफ रोटेशन में भी अंतर रखेगा। इसलिए ऑल कायरल आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑल कायरल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी ये सेंटेंस मान लो, जब हम पढ़ाएंगे आपको कायरल सेंटर, एक कायरल, दो कायरल, तो वहां पर आपको इमेज लेके मैं आपको बताऊं। पहला टाइप का सवाल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, विच ऑफ देम आर कायरल, या तो ऐसे लिखा रहेगा या लिखा रहेगा विच ऑफ देम कैन एग्जिबिट ओआई। दोनों का एक ही मीनिंग है। आपको चेक करना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। विच ऑफ देम आर कायरल, विच ऑफ देम कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, which of them are optically active, which of them are optically active। सब में एक ही चीज देखना है कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं। चलो थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप का सवाल लिख रहे, फटाफट बताते चले जाना।
ये सारे सवाल में आपको सिर्फ यही चेक करना है कि पीओएस है कि नहीं, सीओएस है कि नहीं। दो ही चीज चेक करना है। दोनों नहीं है, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब इसके आइसोमर कौन से होंगे ये हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि भाई इसका ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करो। तो पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ओके, पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री इवन नंबर में क्या कंडीशन था कि अगर दोनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल एटम पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग हुआ तो पीओएस आ जाता है, यही है ना। और अगर दोनों टर्मिनल पे अगर ग्रुपिंग अलग अलग हुआ, जैसे एच मिथाइल और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 2 रहे 4 रहे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आता। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है, क्योंकि यहां का ग्रुप और यहां का ग्रुप म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। पीओएस और सीओएस नहीं है, तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल। सी, ये मॉलिक्यूल होगा कायरल, ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। क्लियर। सिमिलरली ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलिन में अगर आ जाता है तो मॉलिक्यूल सिस्टम प्लेनर हो जाता है और कम से कम एक स्लाइस कट तो लग ही जाता है। तो पीओएस हो जाने के कारण ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, अकायरल। सी फॉर कायरल, ए फॉर अकायरल। अगले में क्यूमुलिन भले ही है ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में एक कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो जाने के कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल हो गया अकायरल। जिसे समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, कायरल है कि नहीं, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं। तीनों का एक ही मतलब है। अगला क्यूमुलिन इवन नंबर, ग्रुप्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सीओएस तो है नहीं। यहां पर लोन पेयर ओएच अलग अलग, यहां मिथाइल और एच अलग अलग, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये मॉलिक्यूल कायरल है। इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सेम टाइप, लोन पेयर मिथाइल अलग, लोन पेयर मिथाइल अलग, क्यूमुलिन ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इट विल बी ऑल्सो कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। सेम टाइप का सवाल, लोन पेयर H अलग, लोन पेयर H अलग, क्यूमुलिन इवन नंबर, ये भी कायरल, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। सिमिलरली ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी कायरल। रिंग को डबल बॉन्ड मान के प्रूफ कर दिए। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे पहले पीओएस अलग से कराए, सीओएस अलग से कराए, अब दोनों मिला के बहुत सारे सवाल कॉमन भी आए होंगे। दोनों इकट्ठे देखना है, पीओएस सीओएस दोनों नहीं है, मतलब कि कायरल है मॉलिक्यूल, डबल ओएस तो चेक ही नहीं करना कहीं भी। क्लियर। हाँ, 100%। एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है कि फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल इट शुड नॉट हैव डबल एओएस। यह भी एक तगड़ा स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन के साथ जो मिथाइल लगा हुआ है, S4 ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अरे बाप रे बाप, ऑल्टरनेट कैसे रे? हाँ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। मिरर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाना है। मिरर कहां लगाना है? अपने मन से थोड़ी लगाना है कि कहीं भी लगा के प्रूफ कर दिए इमेज। एक्सिस के परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, S4 आ रहा है, दिखाना मेरे को।
बढ़िया से करके, कभी नहीं आएगा। कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा अलर्ट होकर करो, क्यूमुलिन में कभी नहीं आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, एसी बंद कर देना भाई। अगले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? sp2 sp2 ये 4 बॉन्ड एक प्लेन पे, सारे रिंग को हम लोग प्लेनर कंसिडर करते हैं, सीधे स्लाइस कट, अकाइरल। कोई दिक्कत? It has a plane of symmetry, but it does not have any center of symmetry, but it has a plane of symmetry. अगले में हमारे स्लाइस कट यहां भी, सर जो रूल ऊपर लगाए वही रूल यहां भी लगाओ, लगा रहे, चलो यहां से लेकर यहां तक तो स्लाइसिंग हो गया। गड़बड़ कौन करेगा? यहां वाला। यहां एक मिथाइल और एक एच है जो प्लेन पे नहीं होगा। अगर ये रिंग प्लेन पे है तो ये मिथाइल और एच प्लेन पे नहीं होगा। एंगल जरूर बाइसेक्ट होगा, लेकिन मिथाइल का इमेज हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा तरीका, रिंग सिमेट्रिकल दिखा, हम इसको डबल बॉन्ड मान लिए, क्यूमुलिन बन गया। क्यूमुलिन बन गया, ये 2 डबल बॉन्ड इवन, यहां भी ग्रुपिंग अलग अलग, यहां भी ग्रुपिंग अलग अलग, एच और मिथाइल, नो पीओएस नो सीओएस, इट इज काइरल। क्लियर? अगला सेम चीज, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसमें, इट इज काइरल। सबको समझ में आ रहा? क्लियर? अगले में जैसे यहां पर हम लोग स्लाइस कट कर दिए, वैसे यहां भी स्लाइस कट लग जाएगा। लोन पेयर और OH एक ही प्लेन पे, ये दोनों बॉन्ड भी एक ही प्लेन पे, पूरा रिंग भी प्लेनर एक ही प्लेन पे, स्लाइस कट लगेगा ही लगेगा। ये अकाइरल है, अकाइरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा तरीका समझने का, ये कार्बन को ले लिए हम टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल, यहां पर 2 H, रिंग को माने डबल बॉन्ड, भले ही ये क्यूमुलिन है इवन नंबर में, लेकिन टर्मिनल पे 2 आइटम सेम हो जाने के कारण इसमें पीओएस आ जाएगा। ये सब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? अकाइरल। अगले बताओ, विल इट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं ना। अगर हम स्लाइस कट करें भी तो यहां पर H और मिथाइल जो है वो ऊपर और नीचे, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता। दिस मॉलिक्यूल इज अ काइरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव। अगला में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? 1 2 3। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये रिंग अगर बोर्ड पे है तो ऐसे पास करेंगे तो ये आधा कट जाएगा, और अगर हम ऐसे अगर काटे दूसरा प्लेन तो ये रिंग का स्लाइस कट होगा, ये आधा आधा कट जाएगा। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अकाइरल। नाउ टेल मी, विल इट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये वाला एग्जांपल तो किए भी है हम लोग, दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर यही चीज यहां लगाओगे तो ऑक्सीजन का मिरर इमेज आपको कार्बन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? नो पीओएस नो सीओएस, दिस मॉलिक्यूल इज अ काइरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, काइरल की अकाइरल। अकाइरल कैसे? कैसे? एक तो ये तरीका हो गया, क्यूमुलिन इवन नंबर, मिथाइल H अलग, यहां मिथाइल H अलग, नो पीओएस नो सीओएस, काइरल है। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो बताओ। नेक्स्ट, तो इसमें और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है। दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
NO2COOH, इधर भी NO2COOH, कोई आपस में मिरर इमेज नहीं है। नो POS, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के कारण नो COS। दिस मॉलिक्यूल इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, ए कायरल नहीं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कायरल अकायरल में थोड़ा सुनने में गड़बड़ हो सकता है। किस कारण से अकायरल है ये? COS के कारण। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अकायरल। नेक्स्ट, अकायरल, विल इट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो बोलो, बोलना है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये रिंग हॉरिजॉन्टल, यहां पे एक मिथाइल और H और यहां पे एक मिथाइल और H। तो इसमें जनरली लोग सोचते हैं कि ऐसे काट दीजिए सर, या ऐसे काट दीजिए, या ऐसे नाइट्रोजन को मिला के काट दीजिए। ये सब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ में आ रहा? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता था तब जब ये मिथाइल नीचे होता। यहां तो पूरा सेंटर ऑफ सिमेट्री सेटिस्फाई कर रहा, बस ये मिथाइल और हाइड्रोजन गड़बड़ कर दिया। इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। कौन बोलो भाई? हाँ, एक्सिस ऑफ, चेक करना पड़ेगा, हम ध्यान देते ही नहीं है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। चेक करो कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। सिमिलर व्यू मिलना चाहिए। अगर रिंग के बीचों बीच एक एक्सिस अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो घुमा रहे हैं तो मेरे को सिमिलर व्यू नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या? उल्टा पुल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा? नहीं, क्योंकि मिथाइल नीचे आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। देखना पड़ेगा, हर मॉलिक्यूल में चेक करना पड़ता है, जैसे हम लोग किए। लेकिन AOS क्राइटेरिया ही नहीं है तो ज्यादा उस पर ध्यान देना ही नहीं है। C कौन सा? 180 डिग्री में आपको सेम मिल रहा है? बोलो, मिल रहा है? ये कार्बन यहां पहुंच जाएगा, ये नाइट्रोजन यहां, कार्बन कार्बन है, C2 है। खैर वो सब कुछ क्राइटेरिया में है नहीं कायरल का, तो उस पर हम लोग ज्यादा ये नहीं करेंगे। ये बताइए, गॉश फॉर्म, नो POS, नो COS, डेफिनेटली इट इज कायरल। और अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज विल बी डिफरेंट। यस और नो? कन्फॉर्मर टॉपिक में इसलिए दो गॉश को हम दो अलग अलग काउंट किए थे। N-ब्यूटेन का C2C3 के अबाउट कितने कन्फॉर्मर? 3, एक एंटी फॉर्म और 2 गॉश फॉर्म। एंटी को एक ही क्यों काउंट किए? क्योंकि एंटी फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसका जो मिरर इमेज मिला वो आइडेंटिकल है। लेकिन गॉश का जो मिरर इमेज मिल रहा है वो आइडेंटिकल नहीं है। ये क्लियर है? अगला, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। It is a chiral molecule, optically active. No plane of symmetry, no center of symmetry. Chiral, optically active. Trans-cyclooctene is optically active. Twisted boat is also chiral. No plane of symmetry, no center of symmetry. इसलिए हम लोग 2 ट्विस्ट बोट को काउंट किए थे। चेयर के कन्फॉर्मर में 3 कन्फॉर्मर बोला गया था, एक चेयर फॉर्म और 2 ट्विस्ट बोट। चेयर को एक ही इसलिए काउंट किए क्योंकि दोनों चेयर फॉर्म जो मिला है फ्लिपिंग के बाद वो आइडेंटिकल है। बिकॉज भले ही मिरर इमेज दिखता है वो दोनों चेयर, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऐसा और ऐसा ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है चेयर फॉर्म में, सेंटर ऑफ सिमेट्री है चेयर फॉर्म में, इसलिए ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। और ट्विस्ट बोट का मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं होते। इस इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को बोला जाता है डेकालिन।
पहला सवाल, विल इट एग्जिबिट जीआई? यस, इट डज एग्जिबिट जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एक मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है, याद रखना। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करता है हाइड्रोजन के अबाउट। दोनों हाइड्रोजन जो इस पोजीशन पे हैं, अगर दोनों ऊपर तो सिस डेकालेन, और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे कर दिए तो ये ट्रांस डेकालेन। डेकालेन exhibit geometrical isomerism due to the two hydrogens। अब देखो, ट्रांस साइक्लोहेक्सेन का रिंग पहला रिंग, साइक्लोहेक्सेन का दूसरा रिंग, दूसरा चेयर। हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, जैसे देख, इस कार्बन पे एक एक्सियल होगा, एक इक्वेटोरियल होगा। ये बॉन्ड इधर आया तो इक्वेटोरियल, ऊपर गया तो क्या आएगा? एक्सियल। इस कार्बन के लिए ये बॉन्ड हो गया इक्वेटोरियल, तो एक बॉन्ड होगा एक्सियल। एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। It has a plane of symmetry, it has a center of symmetry, therefore transdecalene is achiral। सिस वाले का स्ट्रक्चर देखो, एक चेयर एक रिंग के वजह से, दूसरा चेयर दोनों को चेयर फॉर्म में लेके आए, सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म। इस कार्बन के लिए ये एक्सियल बॉन्ड हो गया तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है तो ये एक्सियल हाइड्रोजन। इस फॉर्म में कोई पीओएस और कोई सीओएस नहीं होता। सिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड काइरल, याद रखिएगा। ट्रांस वाले में पीओएस कैसे आएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बीचों बीच काटेंगे तो किसमें? ये वाला ऊपर और ये नीचे। अगर हम बोले कि इसका इमेज मिल रहा है ये वाला, तो इसका इमेज मिल रहा है ये। ऐसा थोड़ी कि चेयर फॉर्म बहुत टिल्टेड रहता है। हम बताए ना कि चेयर फॉर्म जो होता है, तीनों कार्बन को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। मतलब यही हुआ कि ये और ये दे आर इक्विवेलेंट कार्बन्स, तीनों बराबर हर मामले में, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। और अगर इक्विलेटरल मिल रहा है तो दिस वन विल हैव अ इमेज दिस वन। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्लियर दिख रहा है। डेकालेन, it exhibits geometrical isomerism, cis and trans। trans one is optically inactive but cis one is optically active। अगला, ओवरऑल। ओवरऑल क्या होता है? कन्फॉर्मर पढ़ रहे हो क्या? अबे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और आइसोमर अलग अलग होता है। ओवरऑल क्या चीज है? अगर हम 2-ब्यूटीन बोल रहे हैं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि सिस 2-ब्यूटीन की ट्रांस 2-ब्यूटीन। ऐसे थोड़ी बात करते कि ओवरऑल 2-ब्यूटीन क्या होगा सर, सिस की ट्रांस, ऐसे नहीं। दोनों अलग अलग, सिस डेकालिन अलग है, ट्रांस डेकालिन अलग है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ट्रांस वाला, ट्रांस ही है ना ये, ट्रांस। हाँ, सिस का ये वाला भी चेयर है और ये वाला भी चेयर है। फ्लिप करके इसके तो इन्फानाइट स्ट्रक्चर बनेंगे। ट्रांस वाला तो बना लेते, तो जैसे ट्रांस बना रहे हो वैसे सिस वाला भी सीख लो बनाना।
अब आप क्या फ्लिपिंग पढ़ाएं हम कि याद रखना, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रांस वाला ये देख, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कायरल है कि अकायरल है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब आपको धीरे धीरे ये भी फील हो रहा होगा कि हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़े, ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं। ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है और ऑप्टिकल भी शो कर रहा है। इट इज अ ट्रांसफॉर्म एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल, कायरल बोल दिए तो ठीक इसके बगल में अगर हम मिरर लगाएंगे तो उसका इमेज जो होगा वो अलग होगा, लेकिन इमेज भी ट्रांस होगा। सोचो, इमेज भी ट्रांस ही होगा, लेकिन वो दोनों फॉर्म अलग अलग होंगे। अगर मेरे से इस मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा जाता तो मैं इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3 बोलूंगा, 3। एक सिस, क्योंकि सिस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही आएगा, दोनों मिथाइल ऊपर तो बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दो। एक सिस और 2 ट्रांस होते हैं और दोनों ट्रांस जो होते हैं वो कायरल होते हैं। समझ में आ रहा? अब एक और बात, ये बात समझ में आ रहा कि दे आर डिफरेंट, दोनों मिरर इमेज ले लिए। कायरल का डेफिनेशन ही है कि जिसका मिरर इमेज अलग हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। इस फॉर्म को आप कैसे भी घुमा फिरा के इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज नहीं करा पाओगे। क्लियर है? हम तुमसे बोले कि बताओ इसका चेयर फॉर्म बनाओ, चेयर फॉर्म चेयर फॉर्म बनाना है, इस मॉलिक्यूल का चेयर फॉर्म बनाना है। हमने चेयर फॉर्म इस तरीके से बनाया। मान लेते कि ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन पे मेरे को मिथाइल कहां दिख रहा है? अबव द प्लेन। मिथाइल अबव द प्लेन मतलब मिथाइल है एक्सियल पे, हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल पे। और 2 नंबर पे मेरे को मिथाइल दिख रहा है बिलो द प्लेन। 2 नंबर पे मिथाइल है बिलो द प्लेन। ये बना ट्रांस। क्लियर है? अब देख, अगर मैं यहां पर ऐसे ही बनाता कि मैं एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन करना है ना, यहां पे CH3 ऐसे ड्रॉ कर देता, यहां पे CH3 ऐसे ड्रॉ कर देता। नाउ टेल मी, ये ट्रांस है कि नहीं? कहीं नहीं। ये कौन सा लोअर बॉन्ड की अपर बॉन्ड? लोअर बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर अपर बॉन्ड है। ये लोअर बॉन्ड पे और ये अपर बॉन्ड पे। ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस है ना? क्या ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर हैं? क्वेश्चन इज, आर दे कन्फॉर्मर देन? दोनों को जब तुम ट्रांस बोल रहे हो तो दोनों के दोनों अगर ट्रांस हैं तो आपस में कन्फॉर्मर दिखने चाहिए, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि दोनों मिथाइल एक्सियल पे है और दोनों मिथाइल उसके बाद इक्वेटोरियल पे दिख रहा है। तो क्या ये दोनों कन्फॉर्मर है? क्या ये दोनों कन्फॉर्मर है? अब देखो, यहां पे मैटर करेगा वो सेंटेंस कि फ्लिपिंग के बाद जो अबव द प्लेन रहता है वो अबव द प्लेन ही रहता है, जो बिलो द प्लेन रहता है वो बिलो द प्लेन रहता है। अब ये इसलिए मैटर कर रहा है यहां पर अबव और बिलो, क्योंकि आपने इसको कायरल बोला और इसका मिरर इमेज डिफरेंट है। इट इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। एक्चुअली जो सेकंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सेकंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, अगर ये फ्लिप करेगा अपर बॉन्ड पे तो फ्लिप करके भी वो अपर बॉन्ड पे ही रहेगा, ये लोअर पे कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये अगर लोअर बॉन्ड पे है तो ये कभी भी फ्लिप करके अपर बॉन्ड पे नहीं आएगा इस तरीके से। क्लियर?
हम लोग बोलेंगे कि यहां पर ये जो दोनों को जो तुम बनाए हो ना, मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज, दे आर स्टीरियो आइसोमर। खैर, कायरल का मिरर इमेज डिफरेंट, तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों भी क्या है? डिफरेंट हैं। ये भले ही दोनों ट्रांसफॉर्म है, बट दे आर टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर, दे आर नॉट सेम। अगर मुझे इसका बनाना होता कन्फॉर्मर तो मैं इसको प्रॉपरली फ्लिप कराता। पहले तो चेयर को फ्लिप कराए। अगर ये 1 नंबर कार्बन, नीचे 2 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन, ये नीचे 2 नंबर कार्बन, क्योंकि नंबरिंग नीचे से तो यहां भी नंबरिंग नीचे से। यहां करते इसको इक्वेटोरियल पे मिथाइल और यहां पर करते इसको इक्वेटोरियल पे मिथाइल। गौर से देखो, ये दोनों आपस में कहलाएगा कन्फॉर्मर, ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर है। यहां पर भी दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल में ही चेंज हुआ है। और डेफिनेशन वाइज अपर बॉन्ड इज अपर बॉन्ड हियर ऑल्सो, लोअर बॉन्ड इज लोअर बॉन्ड हियर ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर है, लेकिन ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर नहीं है। क्लियर है? मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग कन्फॉर्मेशन का स्टडी करने के लिए हमारे लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था, वैसे ही अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का स्टडी करने के लिए फिशर प्रोजेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्व रखता है। फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्यादातर पढ़ते हैं। खैर, चलो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करें।